गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक कंडक्शन। आप क्लास में आ चुके हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए। हम्म तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए। रजिस्टिविटी का टॉपिक, रजिस्टिविटी। अभिनव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिनव। हाँ, देखिएगा, आज हम लोग सीखेंगे रजिस्टिविटी। कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होना लाजमी है, क्योंकि आइडियल कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। घरों में यूज होने वाले जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, ये जनरली कॉपर के बने होते हैं। पहले सस्ते वायर भी इस्तेमाल किए जाते थे मार्केट में, हमारे घरों में, और कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने के लिए, जो कि एल्यूमिनियम से बने होते थे। एल्यूमिनियम भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, बट उसकी जो कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो होती है वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है कॉपर से, जिसकी वजह से उसमें हीट ज़्यादा पैदा होती थी। और इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, खासकर जो मोटर, जिनके इलेक्ट्रिक मोटर्स की जो वाइंडिंग होती थी वो कॉपर के वायर्स से भी करी जाती थी पहले। तो उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से कई बार मोटर जल जाते थे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट किया गया कॉपर के वायर की वाइंडिंग से। कॉपर के जो वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस रिलेटिवली सेम लेंथ, अगर हम एल्यूमिनियम के वायर की ले लें और सेम लेंथ, मतलब उसी लंबाई का अगर एक वायर हम कॉपर का ले लें, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कॉपर का कम होगा, जिसकी वजह से उसमें हीट कम पैदा होती है। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर जिनकी वाइंडिंग कॉपर के वायर से होती थी वो जलते कम थे। ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग उसे इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं आजकल की तारीख पर, चाहे ट्रांसफार्मर की वायरिंग हो और चाहे मोटर की वायरिंग हो, चाहे हमारे घरों में वायरिंग जो है डोमेस्टिक वायरिंग हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉसेस कम होने की वजह से हमारे घरों में बिजली का बिल भी लंबे समय अंतराल पर रिलेटिवली कम आता है। अगर यही हम आयरन का या एल्युमिनियम का वायर अगर इस्तेमाल करेंगे तो रिलेटिवली बिल ज़्यादा आएगा। बट हाँ, इससे भी ज़्यादा अच्छी कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, चांदी के तार की। बट हम चांदी के तारों का इस्तेमाल अपने घरों में नहीं कर सकते। रीज़न, पहला फैक्टर जो होता है वो होता है तुम्हारा इकोनॉमी। क्योंकि चांदी इतनी महंगी धातु है कि हम जो है उसके तारों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो लाखों रुपए तो हमारे घरों की वायरिंग में वैसे ही जाता है, और भी ज़्यादा चला जाएगा। तो हम लोगों को इकोनॉमी भी दिमाग में रखनी होती है। तो इसी वजह से जो एक कस्टमाइज्ड हमारे जो वायरिंग हम करते हैं, तो उसमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो सस्ती भी रहे वायरिंग और हमारे जो है लॉसेस भी कम से कम हो। इस वजह से हम लोग कॉपर के वायर का इस्तेमाल करते हैं। मगर जब बात आती है कि किसी अलग मटेरियल का कोई दूसरा मटेरियल अगर हम लोग ले लेते हैं, कोई दूसरी वायर ले लेते हैं अगर किसी दूसरे मेटल की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम सेम लेंथ के कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या कोई मेटल ले लें, सेम लेंथ का वायर लेने के बावजूद अगर हम उनकी रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो देखते हैं कि सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग आता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी है जो मेटल पे डिपेंड करती है। मेटल के बदल जाने पर, सेम लेंथ और सेम मोटाई का वायर, मेटल के बदल जाने पर उसका रेजिस्टेंस बदल जा रहा है। वो प्रॉपर्टी जो है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मेटल पे डिपेंड करती है। अगर 1 मीटर लंबा हमने तार ले लिया और उसका मान लीजिए कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर वो 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और इतने ही लंबाई और इतने ही मोटाई के
कई सारी मेटल्स के अगर हम वायर ले लें तो हर एक का रेजिस्टेंस अलग अलग निकलेगा। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, वो है रेजिस्टिविटी। तो आज हम लोग वही सीखते हैं, वो जानते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। इवन दो आप लोग पहले भी इस टर्म को जान चुके होंगे, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। 2 3 4 तरीके के इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। हाँ, अश्वनी वो भी बताएंगे, डोंट वरी। मोहम्मद मिराज गुड इवनिंग, अश्वनी अभिनव गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेजिस्टिविटी का टॉपिक। रेजिस्टिविटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। इस तरीके से। ओके, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाओ भाई, सारे लोग। बाकी लोग कहाँ चले गए अभी तक? चलिए, रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहली चीज, मैं आपके सामने एक कंडक्टर लूंगा। एक कंडक्टर मैं आपके सामने लेना चाहूंगा, देखिएगा जरा ध्यान से। मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा एक कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। और सपोज दैट इस तरीके से ऐसे, अरे इस तरीके से हमने ये तुम्हारा एक वायर ले लिया ऐसे करके, जिसकी लंबाई हमने कुछ रख ली, और लंबाई कुछ रख ली, कुछ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कुछ हमने रख लिया ऐसे करके। हाँ, देखिएगा जरा ध्यान से, ये तुम्हारा एक वायर है, ठीक है। ये एक वायर है जिसकी लंबाई है मान लीजिए l, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोला जाता है a। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। हिंदी में इसे बोलते हैं परिच्छेद का क्षेत्रफल। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट मान लेते हैं कि इसमें कुछ एटम्स हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अभी यहाँ पर, 1 2, ठीक है ना, 3 और ये 4, सपोज दैट इस तरीके से। यहाँ पर कुछ हमें एटम्स ले रहा हूँ, इसके मेटालिक वायर के अंदर कुछ एटम्स हैं जो कि इस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, और ऐसे करके 1 2 और ये तुम्हारे 3, और ये तुम्हारा ऐसे करके, ऐसे करके, और ये ऐसे करके, ठीक है। और ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके, और ये तुम्हारा ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें कुछ एटम्स हैं, और इसमें हर एक एटम के बीचों बीच में एक चार्ज होता है। आप सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है हर एक एटम के बीचों बीच में, इस तरीके से मैं यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ। इनको बोलते हैं हम लोग केर्नेल। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, इनको हम लोग केर्नेल बोलते हैं, केर्नेल, ठीक है ना। कर्नल मत बोल देना इन्हें आप, इस तरीके से। और हाँ, मान लेते हैं जैसे जब हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताई थी, और कैसे इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारी फ्लो करती है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हाँ, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जैसे कोई अगर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर अगर एंट्री करना चाहता है इस तरीके से, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे इसके अंदर एंट्री करना चाह रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। ये इसके अंदर ऐसे करके एंट्री करना चाह रहा है, सपोज दैट। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस वायर के अंदर जाएगा, फ्लो करेगा, बाहर से आएगा किसी बैटरी से, तो जरा सोचिए ये इसके रास्ते में कितने एटम्स इसको मिलेंगे। तब आप देखेंगे कि इसके रास्ते में इसको टोटल 4 एटम यहाँ पर मिलते हैं। मैंने क्या किया, सपोज दैट कि इस वायर को मैंने ऐसे करके, इस वायर को मैंने ऐसे ऐसे करके क्या किया, और खींच के लंबा कर दिया। सपोज दैट मैंने इस वायर को ऐसे ऐसे करके खींच के लंबा कर दिया, यूं करके, ठीक है, ऐसे करके। हाँ, जब हम खींच के इसको लंबा करेंगे तो ये क्या होगा, खींच के लंबा करने पर हम लोग ये देखते हैं कि खींच के लंबा जब हम लोग इसको करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें इसमें से जो तुम्हारे एटम्स हैं, ये वाले, ये जो एटम्स हैं ना,
खींच के जब हम लंबा करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये सारे के सारे आइटम जो है ना वो तुम्हारे एक सीध में आ चुके हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। ये तुम्हारे एक सीध में ऐसे करके आ चुके हैं, 2, 3, इस तरीके से ऐसे करके, 4 ऐसे करके, और ये तुम्हारा 5। एटम्स की संख्या उतनी ही रहेगी, एटम्स की संख्या उतनी ही रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ एटम्स, मतलब टोटल 2 लाइनों में आकर के सारे आइटम तुम्हारे यहाँ पर सिमट गए। नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होंगे, वो उतने ही रहेंगे, ठीक है। इधर भी 12 थे तो इधर भी 12 रहेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके, यही वाला इलेक्ट्रॉन हम, ओहो, ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हम लोग यहाँ से ऐसे करके, अगर हम तुमसे ये कहें कि अब ये इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री करेगा तो इसके रास्ते में कितने एटम्स आएंगे, तब आप बोलेंगे इसके रास्ते में 6 एटम्स आएंगे। तो पहले की तुलना में इसके रास्ते में अवरोध बढ़ गया है, मतलब हिंड्रेंस इससे मिलने वाला बढ़ गया है। इसके रास्ते में पहले की तुलना में अब हिंड्रेंस ज़्यादा मिलेगा, अब अवरोध ज़्यादा मिलेगा। अगर इसे अवरोध अब पहले की तुलना में ज़्यादा मिलेगा तो हम ये कहेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा पहले के कंपैरिजन में अब बढ़ चुका है। मान लेते हैं कि पहले इसकी लंबाई जो L थी वो मान लेते हैं अब इसकी जो लंबाई है वो n टाइम्स हो चुकी है। सपोज दैट अब इसकी जो लंबाई है वो तुम्हारी n टाइम्स हो चुकी है, n इंटू एल, इस तरीके से। अब बात ये आती है कि अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया। मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a डैश हो चुका है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अब की मैंने क्या किया, आपकी दोबारा मैंने क्या किया, आपकी दोबारा में मैंने ये किया, आपकी दोबारा में मैंने ये किया कि इसको मैंने ऐसे करके पिचका दिया, मतलब ऐसे कर दिया, ठीक है ना। जब मैंने इसको दोबारा में इस तरीके से इसको पिचकाया तो हुआ क्या, पिचकाने पर क्या हुआ कि इसकी जो मोटाई थी वो तुम्हारी अब पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई, ठीक है ना। हाँ, पहले के कंपैरिजन में इसकी जो मोटाई थी वो तुम्हारी अब बढ़ गई इस तरीके से, ठीक है। तो मोटाई बढ़ जाने पर क्या होगा, मोटाई बढ़ जाने पर ये चीज़ हो जाती है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एटम्स थे लंबाई की दिशा में वो सारे अब मोटाई की दिशा में अरेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स तो उसके अंदर उतने ही रहेंगे, है ना। नंबर ऑफ एटम्स तो उसमें उतने ही रहेंगे, ऐसे करके मान लेते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो हमने क्या किया, ऐसे करके यूं करके, हाँ, तो हमने यहाँ पर ऐसे करके इन एटम्स को ऐसे एडजस्ट करते हुए देखा कि भाई सारे के सारे जो एटम्स थे तुम्हारे वो रहेंगे तो उतने ही, एटम्स कहीं नहीं जाएंगे। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि जो पहले वैसे अरेंज थे वो अब तुम्हारे ऐसे अरेंज हो गए। अब आप ये सोचिए कि इसका जो एरिया अब जो हो गया वो मान लीजिए ए डबल डैश हो गया, इसकी जो लंबाई हो गई वो मान लीजिए एल डैश हो गई अब पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये तुम्हारी एल डैश थी और ये तुम्हारी एल डबल डैश मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर अब हम देखते हैं कि अब तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे करके एंट्री करता है तो उसके रास्ते में तुम्हारे सिर्फ 3 एटम मिल रहे हैं। तो अगर उसके रास्ते में 3 एटम मिल रहे हैं, इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में उसका जो हिंड्रेंस है, जो उस इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला जो अवरोध है, कम हो गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ पता चल जाती है और वो ये है कि जब हम देखते हैं कि लंबाई हमने बढ़ा दी है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ क्या है कि जब ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपकी बढ़ चुका है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाने की स्थिति में क्या होता है, रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे साथ में, मतलब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। एक जब हम लंबाई बढ़ा देते हैं और दूसरा जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं। यहाँ से 2 चीज़ें हमारे पास में आ जाती हैं कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर को अगर खींच के लंबा कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी मेटालिक वायर की, उसका उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ऐसे करके लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर। हाँ, रेजिस्टेंस, पहला जो पॉइंट है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर,
resistance of a metallic wire is directly proportional to length of metallic wire। ठीक, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो ये चीज हमारी कंफर्म हो गई इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? हाँ, दूसरी चीज क्या है देखिएगा। ठीक है, अब हाँ, तो तुम्हारा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है ना? हाँ, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है समझिएगा। दूसरा तुम्हारा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर या मेटालिक कंडक्टर इज inversely proportional to क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना? हाँ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, ये तुम्हारा इसमें बनेगा R प्रोपोर्शनल टू 1/A, और ये तुम्हारा है सेकेंड वाला पॉइंट। ठीक है ना? ये तुम्हारा पहला पॉइंट है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से अगर हम पहला और दूसरा पॉइंट एक साथ मिला दें, अगर हम दो पहले और दूसरे पॉइंट को एक साथ ले लें, अगर हम गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे, है ना? हाँ, तो इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ अगर हम कंसिडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आर इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक, और अगर हम लोग यहाँ से लिख लें R इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म ले आएंगे, L रो इंटू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं, L/ बाद में A हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये फॉर्मूला बन के आया है, यहाँ पर जो तुम्हारा ये फॉर्मूला बन के आया है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं रजिस्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर रजिस्टिविटी क्या है, यहाँ पर जो रो वाला जो टर्म आया है ना, रो, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, हम लोग इसी को बोल देते हैं रो। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो रो है इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कैसे? स्पेसिफिक का मतलब होता है जब किसी एक के लिए हम लोग कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग उसे स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रो इज द रेजिस्टिविटी, ये तुम्हारी मेटल की रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसी को बोलते हैं। ठीक, ये चीज है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों बोलते हैं इसे स्पेसिफिक? स्पेसिफिक शब्द जहां पर भी कभी आपको दिखे, जैसे स्पेसिफिक हीट, तो यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब है किसी एक के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो कैसे? ऐसे करके समझिएगा मेरी बात को। जब हम लोग आपसे ये कह दें, जब हम लोग आपसे ये कह दें कि इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर हम 1 मीटर की लंबाई का वायर ले लें, ठीक है ना, और एक जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर अगर है, ठीक है ना, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे करके लिखते हैं, देन R विल बी इक्वल टू रो। ठीक है ना, देन R विल बी इक्वल टू रो। इसका मतलब यही हो गया सीधे सीधे कि किसी उस वायर का रेजिस्टेंस जिसकी लंबाई 1 मीटर और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर हो, उसके रेजिस्टेंस को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग वो भी लिख देते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग
लेंथ 1 मीटर and cross sectional area and cross sectional area 1 meter square is known as resistivity और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। इसकी जो यूनिट होती है वो तुम्हारी क्या निकल के आती है, वो हम लोग अभी यहाँ पर देख लेते हैं आगे की दिशा में। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो तुम्हारी क्या होती है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है ना। तो यहाँ से रो विल बी इक्वल टू, यहाँ से रो विल बी इक्वल टू ऐसे करके, कैसे करके, रो विल बी इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, इसकी जो यूनिट होगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की हो जाती है ओम, ठीक है ना, इनटू एरिया की हो जाती है मीटर स्क्वायर अपॉन, और इसकी हो जाती है मीटर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी जो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाती है वो हो जाती है तुम्हारी ओम इनटू मीटर, ठीक, ये इसकी यूनिट हो गई। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी वेरी इजीली, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में ये सारी इंफॉर्मेशन निकल करके आ जाती है। अब अभी हम हमारे पास, अभी देखो, अभी ये चीज़ पूरी नहीं हुई है। हम अभी ये भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि जो नया वायर तुम्हारा आया है निकल करके, जिसको हमने खींच के बनाया है, इस नए वायर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आखिर है कितना। इस पर कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। खासकर नीट में इस पर कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, और कि रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो हम लोग वो चीज़ अभी कैलकुलेट करेंगे, तब तक आप लोग इस इतनी सी चीज़ को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, मतलब नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो यहाँ से तुम्हारा ये चीज़ हो गई। अब हम लोग आगे की थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, ऐसे करके, कैसे करके बढ़ेंगे, ऐसे करके बढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इतने में, अगर ज़रा भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली कि, हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली कि इसका नए वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है भाई, नए वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल बिल्कुल पूछी जानी चाहिए, है ना। तो वो हम लोग देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं जनरली, ठीक है ना। बेलनाकार होते हैं, मतलब सिलिंड्रिकल, है ना। आप लेने को रेक्टेंगुलर भी, मतलब क्यूबॉइड शेप में भी ले सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया है, ठीक है। बट हाँ, इस तरीके के वायर नहीं ले सकते आप कि जिनकी मोटाई अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, क्योंकि अगर आप ऐसे लेंगे तो कई तरीके के लॉसेस होंगे इसमें, वो लॉसेस आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा कि हम लोग कि कितना रेजिस्टेंस नए वाले वायर का होता है। तो वायर ऑफ, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, ठीक है ना, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, ठीक, चलिए, हाँ, तो ओके, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर देखिएगा, मान लेते हैं। अब एक बात, हमारे पास सबसे पहली चीज ये थी, टारगेट हमारा ये था कि नए वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है ना।
तो जो पहले वायर था और जो बाद में जो वायर बना, दोनों का एक चीज सेम रहेगा। पता है क्या? आपने उसे चाहे जितना खींच दो, चाहे जितना दबा दो, उसके मटेरियल का वॉल्यूम सेम रहेगा, आयतन। ठीक है ना? तो आपने, हम लोग ये बोलेंगे कि जैसे इस तरीके से तुम्हारा ये पहले वाला तुम्हारा वायर था ऐसे करके, ठीक है, ये मान लेते हैं तुम्हारा पहले वायर था ऐसे करके, जिसकी जो तुम्हारी लंबाई एल थी और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो तुम्हारा ए था। ठीक, तो इसका जो वॉल्यूम था वो तुम्हारा कितना था? वॉल्यूम, पहला पहला वायर तुम्हारा, तो इसका जो वॉल्यूम था वो तुम्हारा कितना था? हम लोग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का, सॉरी सिलेंड्री, कोई भी सिलेंडर होता है उसका जो शेप, मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है वो हम लोग लिखते हैं क्या? बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है ना? बेस एरिया इनटू हाइट कह दें या लेंथ कह दें, बात तुम्हारी वही हुई जा करके। ठीक है ना? बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक, तो यहां पर तुम्हारा वन वॉल्यूम वन, दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू एल। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहले वाला हो गया। ठीक है ना? हाँ, ये तुम्हारा पहले वाला हो गया। अच्छा, दूसरी चीज तुम्हारी क्या है? दूसरी चीज देखिएगा, दूसरा जो तुम्हारा नया सिलेंडर जो तुम्हारा बना है, नया सिलेंडर, तो नया सिलेंडर आपने खींच के बनाया है, उसकी जो लेंथ है तुम्हारी वो कितनी है? उसकी जो लेंथ है वो है तुम्हारी एन टाइम्स। ठीक है ना? उसकी जो लेंथ है वो तुम्हारी एन टाइम्स है, ऐसे करके, कैसे करके? ऐसे करके। ठीक है ना? हाँ, उसकी जो तुम्हारी लेंथ है वो है तुम्हारी एन टाइम्स, ऐसे करके। ठीक, तो मान लेते हैं उसकी एन इंटू एल, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है तुम्हारा ए डैश। ठीक, और ये तुम्हारा दूसरा नया वायर है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों का जो वॉल्यूम है वो हम लोग निकाल लेते हैं। वॉल्यूम टू, दिस विल बी इक्वल टू ए डैश इंटू एन इंटू एल। तो ये तुम्हारा हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गई तुम्हारी। ठीक है ना? ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन हो गई इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग जो वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू तुम्हारे दोनों इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट करेंगे? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बोथ द वायर्स विल रिमेन सेम। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ both the wires will remain same। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a इंटू एल। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a इंटू एल, दिस विल बी इक्वल टू a डैश इंटू एन इंटू एल। तो यहाँ से अगर आप जरा ध्यान से देखें तो तुम्हारा l से तुम्हारा l कैंसिल हो गया। ठीक है ना? तो तुम्हारा a डैश विल बी इक्वल टू a अपॉन n। ठीक है ना? ए डैश विल बी इक्वल टू ए अपॉन एन। ये तुम्हारा हो जाएगा नया वाला एरिया। ठीक है ना? नया क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, दूसरा तुम्हारा ये है कि जो नई लंबाई है वो तुम्हारी कितनी है? एन इंटू एल। तो ये भी चीज़ हमारे पास में आ गई। तो हमारे पास में दो चीज़ें हमको चाहिए। ठीक है ना? दो चीज़ें हम लोगों को चाहिए, वो हमारे पास में आ गई। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्टिविटी होती है रो, वो किसी भी मेटल के वायर की रजिस्टिविटी उसकी लंबाई और उसकी मोटाई पे डिपेंड नहीं करती है। वो डिपेंड करती है सिर्फ मेटल पे। मेटल कौन सा है? हर मेटल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। क्यों? अभी मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल अभी पहले ये देख लेते हैं कि तुम्हारा नए वायर का रजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि रजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग लिखते हैं आर इज इक्वल टू, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर। ठीक है ना? तो वो तुम्हारा है R1 इज इक्वल टू, या हम लोग सिंपली ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक, ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके तुम्हारा पुराने वाले वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज क्या है? न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा तुम्हारा? तो यहां पर हम लोग वो भी लिख देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। न्यू वायर का मतलब जो तुम्हारा
दोबारा बनाया गया है उसको खींच करके। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे आर डैश दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है ना, एल डैश अपॉन ए डैश। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ से रो तुम्हारा सेम रहेगा दोनों केसेस में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रीजन क्योंकि मेटल के वायर को सिर्फ खींचा गया है, मेटल चेंज नहीं की गई है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे रो इंटू एन इंटू एल अपॉन ए अपॉन एन, ठीक। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो एन ऊपर चला जाएगा तो वो तुम्हारा हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में लिख सकते हैं रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से तुम्हारा ये चीज़ आ जाती है, ये टर्म तुम्हारा यहाँ से निकल करके आता है ऐसे करके। तो यहाँ पर तुम्हारा जो आर डैश हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा कितना, एन स्क्वायर, हाँ, आर डैश विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू रो इंटू एल बाई ये तुम्हारा आर है, ठीक है ना, ये तुम्हारा आर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नया रेजिस्टेंस तुम्हारा निकल करके आया है वो आया है ओल्ड रेजिस्टेंस का एन स्क्वायर टाइम्स वेर इज एन, मतलब वो सॉरी व्हाट इज एन, एन क्या है, एन है कि कितने गुना लंबाई बढ़ाई गई है, ठीक है ना। एन इज द फैक्टर, वो फैक्टर जिससे लेंथ इंक्रीज करी गई है या चेंज हुई है, ऐसे जनरली हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन तुम्हारा निकल करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक, ओके। तो आई होप सो कि सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग ये चीज़ निकाल लेते हैं। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए और हम लोग फिर चलते हैं इसमें आगे की तरफ और इसमें ये देखते हैं जरा कि कैसे रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी तुम्हारी वो सिर्फ मेटल पे डिपेंड करती है, ये चीज़ अब हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। हाँ अश्विनी, अभी हम आपको दे देंगे लिखने के लिए टाइम, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी हम सभी लोगों को लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दे देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देखिएगा, मैं कुछ वायर्स ले रहा हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं कुछ वायर्स ले रहा हूँ ऐसे करके, मान लेते हैं कि ये कुछ वायर्स हैं ऐसे अलग अलग मटेरियल्स के हैं, ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स के हैं यूं करके, मान लीजिए ये तुम्हारे अलग अलग मटेरियल्स के वायर हैं ऐसे करके। सपोज दैट ये जो तुम्हारा वायर है ये तुम्हारा वायर है सपोज दैट सिल्वर का, ठीक है। ये वाला जो तुम्हारा वायर है यहाँ पर, ये वाला जो तुम्हारा वायर है ये मान लीजिए कॉपर का है, ठीक है, ये कॉपर का है। और ये वाला जो वायर है ये मान लीजिए ये वाला वायर उसका है, किसका है ये मान लेते हैं लोहे का है, चलिए ठीक है, ये लोहे का है इस तरीके से, ठीक, ऐसे करके। तो ये तुम्हारा हो गया चांदी, ठीक है ना, एजी बोलते हैं इसको मतलब केमिस्ट्री में। ये तुम्हारा हो गया किसका, कॉपर का, ठीक है ना, Cu। और ये तुम्हारा है लोहे का, लोहे का Fe, ठीक है। तो सपोज दैट ये तुम्हारे इस तरीके से तीन अलग अलग वायर हैं। मैंने तुमसे ये कह दिया सपोज दैट कि इसकी जो लंबाई है तुम्हारी, मतलब सारे वायर्स की जो लंबाई है वो मान लीजिए 1 मीटर है सपोज दैट, ठीक है, सारे वायर्स की जो लेंथ है वो तुम्हारी 1 मीटर है ऐसे करके, ठीक, हाँ, ऐसे करके तुम्हारी इनकी जो लेंथ है वो तुम्हारी 1 मीटर है यूं करके, ठीक है, हाँ, इनकी सभी की जो लेंथ है वो तुम्हारी 1 मीटर है ऐसे करके। अरे ऐसे करके, ठीक है, हाँ, इनकी जो लेंथ है वो है तुम्हारी 1 मीटर ऐसे करके, 1 मीटर, ठीक। और सभी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे समझ लीजिए। तो आप मुझे ये बताइए क्या इन सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा या सेम होगा, क्या इन सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा या सेम होगा। मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है तुम्हारा
वो है तुम्हारा RAG। मान लेते हैं जो इसका रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारा RAG, ठीक। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं RCU, ठीक। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम RFE, ठीक। तो तीनों का रेजिस्टेंस अब आप हम लोग देखेंगे यहाँ से, इसका रेजिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे RAG, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रो AG, ठीक है ना, इंटू 1/1, ठीक। वैसे ही यहाँ पर हम लोग इसके लिए लिखेंगे क्या, इसके लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, कॉपर के लिए RCU, दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू CU इंटू 1/1, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग ऐसे करके इसके लिए लिखेंगे RFE, ठीक है ना, RFE दिस इज इक्वल टू रो FE इंटू 1/1, ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज ये समझिए, हाँ, ये समझिए आप कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आई गई होगी कि सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग निकल के आ रहा है। हम लोग एक चीज ये जान रहे हैं कि यहाँ पर RAG और R ये सभी के सभी आपस में इक्वल नहीं है। हम लोग ये चीज जानते हैं पहले से कि अलग अलग वायर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि RAG इज नॉट इक्वल टू RCU इज नॉट इक्वल टू RFE। जब यहाँ पर ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, जब ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली चीजें भी डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट हम लोग ये जान रहे हैं ये चीजें, इसी वजह से क्या होगा, रो AG will not be equal to रो CU will not be equal to रो FE, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों तुम्हारे अलग अलग होंगे, ये तीनों के तीनों तुम्हारे अलग अलग होंगे ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ये तीनों के तीनों तुम्हारे ऐसे ऐसे करके अलग अलग होंगे। इसका मतलब यह है कि जो रजिस्टिविटी होती है वो तार की मोटाई पर और तार की लंबाई पे डिपेंड नहीं करती है। अगर करती तो सभी की सेम होनी चाहिए थी, मगर ऐसा है नहीं, ठीक है ना। मगर ऐसा है नहीं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर आंखों के सामने से, अगर इनकी अगर रजिस्टिविटी लंबाई पे और मोटाई पे डिपेंड करती तो सभी की सेम होती, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग सिंपली ये कहते हैं कि रजिस्टिविटी ऑफ एनी मेटालिक कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। रजिस्टिविटी का मतलब है प्रतिरोधकता। resistivity of a metallic conductor resistivity of a metallic conductor does not depend upon length and cross sectional area, length and cross sectional area, cross sectional area of metallic conductor, ठीक। तो ये चीज है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मेटल। यहां पर मैं लिख देता हूं, only on the nature of metal, ठीक। मेटालिक कंडक्टर, यहाँ पर कंडक्टर नहीं लिखा हुआ दिख रहा है,
हम्म। ठीक। तो ये चीज है। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब आप इसे नोट कर सकते हैं ऐसे 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 करके। हम्म। तो ये है पूरी स्टोरी इसकी। यहाँ से ये चीज प्रूव हो जाती है कि जो रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टिविटी है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ और थिकनेस ऑफ वायर। ठीक है ना। फटाक से इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से कोई डाउट रह रहा है तो आप हमसे वो चीज़ पूछ लीजिए। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में ऐसे करके। हर एक मेटल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है। चलिए। तो हमने ये पता कर लिया। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं। जब मेटल को गर्म कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ जाने से जो मेटल के एटम्स होते हैं, दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट देयर ऑन प्लेस। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मक्के का दाना बालू में पड़ने के बाद जब भुनता है ना, कंपन करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी वैसे ही कंपन करते हैं। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, मैं आपको लोगों को ये वाला जो तुम्हारा टाइम, ये वाला जो था ना, ये भी नोट कर लीजिए। हम्म। हम्म। इसको भी नोट कर लीजिए ऐसे करके फटाक से। हम्म। अश्वनी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में आगे की तरफ देखिएगा। एक तुम्हारा ये हो गया। ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। अब देखिए इस पर कई कई बार नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन इसमें से करके दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग आते हैं। ये आपने नोट कर लिया। हम्म। किसी को कोई डाउट रह रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इतने सारे लोग क्लास में हो आज, कोई सारे लोग क्लास में ऐसे ही आया करो तो पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है ना। तो मनीष सिसोदिया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ, आपके ही नाम के हैं जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर। आपको पता होगा वो आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं, मतलब आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएं, जो है 12th के बाद में, और जाकर के भाई मेरा नाम रोशन करें। एटलीस्ट आई कैन से दैट माय स्टूडेंट्स आर आईआईटी एंड और दे आर very good doctors, they are very good engineers, and they are very famous managers, entrepreneurs, businessmen। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि देखिए मेरे गुरुजी एक बात कहते थे, मेरे टीचर मेरे एक बात कहते थे। वो बोलते थे कि एक पिता अपने पुत्र से और गुरु अपने शिष्य से हमेशा पराजित होने की कामना करते हैं। दुनिया में और ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, जो आपसे पराजित होना चाहता हो। सिर्फ एक जो है पिता माता हैं ऐसे जो चाहते हैं कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया, आप उनके बेटे या उनके बेटी जो भी हों, आप उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में। और ऐसे ही होता है। एक रियल टीचर, एक रियल गुरु जिसको बोलते हैं, एक रियल मेंटोर बोलते हैं, वो भी यही हमेशा चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में।
तब उसको उसके मेहनत का फल मिलता है, और वो संतुष्टि जो मिलती है ना स्टूडेंट्स के जो है सक्सेस होने के बाद में, वो प्रसाद ही कुछ अलग है, उसका आनंद ही कुछ अलग है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कई सारे शहरों में जाता हूँ, मुझे मेरे बहुत पुराने पढ़ाए हुए मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो जो है वो एक फीलिंग अलग सी आती है, जब एक मतलब प्राउड टीचर फील करता हूँ मैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैंने बहुत कम उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं जो है 20 साल प्लस हुआ था, जब मैं 20 प्लस हुआ था, तुरंत मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। तो उस समय मैं 11-12 वालों को, बच्चों को, कुछ बच्चों को पढ़ाता था मैं। शुरुआत मैंने एक स्टूडेंट से करी थी पढ़ाने में, पढ़ाने के लिए कॉलेज के ठीक सामने कॉलोनी हुआ करती थी वहाँ पर। तो मेरे जो उनमें से मेरा एक जो स्टूडेंट है, वो जो अभी तक मेरे टच में है, वो इस समय जर्मनी में है और एक बहुत ही फेमस ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। उसने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन तो इंडिया से किया, मगर उसने मास्टर्स जा कर के फिर वो बाहर से पढ़ाई करी उसने, और अब वो वहीं सेटल्ड है। तो फ़ोन आता है, कभी बात करते हैं, रिकॉल करते हैं पुरानी मेमोरीज़ को, तो बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे याद करते हैं, एटलीस्ट जो है अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे तो खुशी मिलती ही मिलती है, उससे भी बड़ी खुशी मिलती है कि आज भी वो हमें याद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अश्वनी, मैं बिल्कुल इंतज़ार करूँगा उस दिन का। तो ये हो गया, ये भी आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिए, और मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बुक्स को बिल्कुल एकदम चाट डालिए। बुक्स कभी भी साफ सुथरी नहीं लगनी चाहिए। अगर बुक्स साफ सुथरी लग रही हैं, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है। मेरी हर बुक, जब मैं अपने स्कूल टाइम की बात बताता हूँ, मेरी बुक गंदी हो जाती थी। इतनी बार उसको पढ़ते थे, अंडरलाइन करते थे पेंसिल से, कभी पेन से, गंदी हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गंदी जो बुक हो गई है, मिट्टी से मत करो उसको, पढ़ पढ़ के इतनी बार करो कि तुम्हारे उंगलियों के निशान से गंदी हो जाए किताब। तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर वो सब्जेक्ट बिल्कुल अपने आप आत्मसात हो चुका होगा, और उस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब पेपर देने जा रहे होगे ना, खाली गंदी बुक के अपने पन्ने पलटोगे ना, तुम्हारे अंदर सब तुम्हें चीजें रिकॉल होने लगेंगी। तुम कॉन्फिडेंस से लबालब हो जाओगे जब पेपर देने जाओगे, कहोगे मैंने सब कुछ तो पढ़ डाला है। अगर एक तुम्हें साफ सुथरी नई किताब दे दी जाए एग्जाम के 2 दिन पहले, और कहा जाए कि इससे रिवाइज करके चले जाओ, तो तुम कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तुम्हारे अंदर कि हमने पढ़ा भी है इस किताब से, या हमने इस सब्जेक्ट को। तो इसीलिए किताबों से मोहब्बत करना सीखिए। ये उम्र किताबों से मोहब्बत करने की है। किताबों से मोहब्बत कर ली तो जिंदगी तुमसे मोहब्बत करेगी बाद में, बहुत पूरी जिंदगी, तुम्हारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी उसमें, है ना। तो चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हम चलते हैं एक एक अलग जो है एक सवाल की ओर। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, देखिएगा। ये तुम्हारे 2 कंडक्टर थे इस तरीके से, एक तुम्हारा ये कंडक्टर था और एक तुम्हारा ये ऐसे करके कंडक्टर था, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि एक तुम्हारा ये वायर है, इसकी जो लंबाई है वो तुम्हारी एल है, ठीक है ना। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस तुम्हारा R2 है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो तुम्हारी एल है, और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो तुम्हारी रो/2 है। इसकी रजिस्टिविटी रो/2 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तुम्हारा 2a है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो तुम्हारी L/2 है। इसकी जो लंबाई है वो तुम्हारी L/2 है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A/2 है, और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो तुम्हारी रो है, इस तरीके से, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को, मतलब इन दोनों वायर्स को एक बार सीरीज में जोड़ा गया है और एक बार पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है। इन दोनों को एक बार सीरीज में जोड़ा गया और एक बार पैरेलल में जोड़ा गया है। तो बताइए जरा कि जो है आर सीरीज और आर पैरेलल दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। ये 2 अलग अलग तुम्हारे वायर हैं, दोनों को एक बार सीरीज में जोड़ा जाता है और एक बार मतलब जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो बताइए जल्दी से कि क्या होगा दोनों का रेशियो, ठीक है। तो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से रख देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। कैलकुलेट आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल, ठीक है ना। आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल, इस तरीके से ऐसे करके। तो ये चीज़ आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए। ये इनका डेटा है जो कि आप लोगों को दिया गया है इस तरीके से, ठीक है ना। ये इनका डेटा है जो इस तरीके से ऐसे करके दिया गया है। चलिए,
तो आप लोग फटाफट मुझे बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम लोग इनको सीरीज में जोड़ेंगे, क्वेश्चन आ चुका है ये और काफ़ी साल पहले आया था, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनको सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है ना। व्हेन दीज टू वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। तो देखिएगा, व्हेन दीज, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और मेरे से पहले आप आंसर निकाल के दिखाइए, मजा आ जाएगा कसम से। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं ना, तो तुरंत आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और मेरे से पहले आप आंसर निकाल के दिखाइए। ठीक, तो इनके जो रेजिस्टेंस होंगे, तो आर विल बी इक्वल टू, आर मतलब कौन सा वाला, ये तुम्हारा आर एस ई वाला होगा सीरीज। दिस विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ठीक, तो यहाँ से आर वन प्लस आर टू, यहाँ से आर वन की वैल्यू हम लोग कितनी निकालेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पर जो रो की वैल्यू है वो तुम्हारी है रो बाई टू, ठीक है ना, रो बाई टू इंटू एल अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एल अपॉन टू ए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एल अपॉन टू ए, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर वन की वैल्यू हो गई इतनी, ऐसे करके, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सो ये वाली जो वैल्यू है तुम्हारी, ये तुम्हारी आर वन की वैल्यू है, ऐसे करके। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, ऐसे करके हम लोग आर वन की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्लस आर टू की वैल्यू लिखेंगे। आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, आर टू की तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी, ऐसे ही करके हम लोग उसकी वैल्यू भी यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, आर टू की वैल्यू तुम्हारी रो हो जाएगी इंटू एल बाई टू। एल तुम्हारा कितना है, एल है तुम्हारा एल अपॉन टू, और अपॉन, और ये है तुम्हारा ए बाई टू, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे करके ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, धीरे से जरा आहिस्ते से दे जरा, ऐसे करके, तो दो का दो से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है ना। और ये वाला जो तुम्हारा दो है, ये तुम्हारा इससे कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके। तो तुम्हारा यहाँ पर फटाक से हम अगर ये करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, 1/4 ब्रैकेट में रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए, और ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा ऐसे करके, और ये हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इनको अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4, दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/4, 5/4 ब्रैकेट में रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है ना, ब्रैकेट में रो इंटू एल अपॉन ए, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इतनी सी चीज़ को अगर हम आर मान लें, इतनी सी चीज़ को अगर हम आर मान लें, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/4 इंटू आर, ठीक है ना। हाँ, 5/4 इंटू आर, तो ये चीज़ हो गई ऐसे करके। अब आप बताइए, हाँ, तो ये हो गई तुम्हारी 5/4 इंटू आर। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो आर सीरीज की तुम्हारी जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारी कितनी आ गई, ऐसे करके, ठीक। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई यहाँ पर 5/4 आर। चलिए, अब हम लोग अगर इन्हीं को पैरेलल में जोड़ते तो तुम्हारा कैसे होता, तो देखिएगा जरा। अगर हम इन्हें पैरेलल में जोड़ देते तो तुम्हारा कैसे होता, तो ऐसे ऐसे करके होता, कैसे कैसे करके, देखिएगा। व्हेन दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम पैरेलल में अगर इनको हम जोड़ते तो ऐसे करके जोड़ते। थोड़ी सी जगह यहाँ पर मैं बना लूँ, ठीक है ना। देखिएगा, तो हाँ, ऐसे ऐसे करके, व्हेन दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सपोज दैट, ठीक है। जब हम लोग इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देते, तो जरा सोचिए कि दोनों का रेजिस्टेंस कितना आया है। R1 की जो वैल्यू आई है वो तुम्हारी इतनी आई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम 1/R पैरेलल अगर हम लोग निकालते, तो ये तुम्हारा हो जाता 1/R पैरेलल, मतलब R पैरेलल यहाँ पर 1/4 R, ये इतनी वैल्यू हम लोगों ने R की मान ली है, ठीक है ना। हाँ, तो तुम्हारा यहाँ पर जो आंसर होता, तो ये तुम्हारा हो जाता 1/4 R, ठीक है ना।
और प्लस, और ये तुम्हारा इसकी इतनी वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है, सिर्फ r के बराबर। तो यहाँ पर तुम्हारा ये चीज़ हो जाती। तो यहाँ पर अब हम लोग ये 4 जो है ना, 4 तुम्हारा पलट के ऊपर चला जाएगा ऐसे करके। ये जो 4 है तुम्हारा, ये तुम्हारा पलट करके ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा 4 ऐसे करके है, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4/r, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे करके कर लेते हैं, 1/r पैरेलल, दिस विल बी इक्वल टू 4/r प्लस 1/r, तो दिस विल बी इक्वल टू 5/r, ठीक। तो ये तुम्हारा पैरेलल हो गया। अब हम लोग दोनों का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा कितना आंसर आ गया भाई, किसका किसका आंसर आ गया, तो आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल का हम लोगों को आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो आर सीरीज और आर पैरेलल का आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हाँ, आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 5/4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/4 आर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, हाँ 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 हाँ, और ये तुम्हारा हो जाएगा आर बाई, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आर पैरेलल तुम्हारा कितना आया है, आर पैरेलल आ गया r/5, एक सेकेंड, तो आर पैरेलल दिस इज इक्वल टू r/5, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 5/r, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, सटाक से ये कैंसिल, ये तुम्हारा हो जाएगा 25/4, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25/4। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 1/, ये कैसे निकाला, बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, बिल्कुल अश्विनी बेटा, चलिए, तो ये चीज़ है, ऐसे करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऐसे करके किसी को कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, नोट कर लीजिए इस चीज़, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आज की, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी से रिलेट कर करके, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इनको बस ये होता है कि जब आपके ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर वे में इसे सॉल्व करना पड़ता है, प्रॉपर लिखना पड़ता है। मगर जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आधे स्टेप इसमें से दिमाग में रखने होते हैं और सीधे सीधे सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास में समय कम होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार प्रैक्टिस करके आधे कैलकुलेशन को दिमाग में करने की आदत डालनी होती है। If you want to qualify NEET and IIT JEE with a very good rank, then you must do the practice of such questions or some deep level questions, so that the chances of mistakes are reduced. अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप अभी से दिमाग में क्वेश्चन मान लीजिए कि सोल्यूशन रखते हैं तो धीरे धीरे वो गलतियां जो आप करेंगे वो रिड्यूस होती चली जाएंगी। तो इसीलिए ये हमेशा टाइम मांगता है, ठीक है ना। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो बहुत सारी प्रैक्टिस मांगते हैं आपसे। अचानक से कोई चीज़ एक रात में नहीं होती है, याद रखिएगा। बस मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया में हर चीज़ दिला सकती है ना। तो इसीलिए मेहनत से मत चूकिए, दिन रात मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए और अपना जो है घर वालों का नाम रोशन करिए, अपने ज़िले का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, है ना। तो मज़ा आएगा ज़िंदगी में, जीने में मज़ा आएगा तब। चलिए, तो इसको आज के लिए ये सेशन मैं यहीं पर जो है रोकूंगा। कल मैं इसके आगे की चीज़ फिर से लेकर के आऊँगा, हम लोग सीखेंगे इसके आगे और क्या क्या है इस चैप्टर में, ठीक है ना। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर। और ऐसे और भी जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में आप सॉल्व ज़रूर करिएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है आपको एनसीईआरटी की बुक में या किसी भी बुक में, उस बुक का कोई भी जो क्वेश्चन जो आपसे नहीं लग रहा हो इसी चैप्टर का या इस टॉपिक का,
तो आप बस उस बुक का नाम और साथ में उस क्वेश्चन नंबर भी आप हमें कमेंट में लिख दें, मैं आप लोगों को सॉल्व करके ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।